मैं इलाहाबाद से आया हूं। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। बापू की कृपा हुई, उन्होंने मेरे व्याख्यान की कुछ कैसेट सुनी और उन्होंने जब मेरे व्याख्यान की कैसेट सुनी तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया। बापू श्री का जो दिल्ली का आश्रम है, वहां के साधक भाई बहनों ने मुझे फोन पर संदेशा कहा कि बापू का सत्संग का कार्यक्रम है और उसमें आपको जरूर जाना है। वैसे आज मुझे जलगांव जाना था, लेकिन बापू श्री के कल के आदेश पर मैंने मेरे जलगांव का कार्यक्रम रद्द किया और आपके बीच आया। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा कि इस देश की इस समय की हालत क्या है। कल मैंने पहली बार पूज्य बापू के दर्शन किए। उसके पहले मैंने उनके कैसेट सुने थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन दर्शन का लाभ कल मिला और कल लगभग 40 मिनट मैं उनके साथ रहा। तो 40 मिनट मुझे बापू का जो सानिध्य मिला, उसमें उन्होंने जो कहा वैसी ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं सारे देश में, शायद अपनी भाषा में। बापू ने मुझको कहा, और कल बापू का जो कार्यक्रम था बोंटा में, वहां भी उन्होंने कहा कि ये 50 साल की आजादी आई है या सारे देश की बर्बादी हुई है। तो मैं यहीं से मेरी बात शुरू कर रहा हूं जो कल बापू ने कही मुझसे कि सच में 50 साल की आजादी आई है या हमारी बर्बादी ज्यादा हुई है। पिछले 50 साल में जो आजादी हमको मिली है, उस आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए, और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है, जो हालात हैं पूरे देश के, वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आजादी है, ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी ज्यादा बुरी है। और मैं भी यही बात कह रहा हूं जो बापू कह रहे हैं कि आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं या गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि राजीव भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं और उसके पीछे कुछ ठोस सच्चाइयां हैं। ये 500 साल की गुलामी की बात क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले एक परदेशी आया था हमारे देश में, उसका नाम था वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में आया, और वास्को डिगामा जो भारत में आया, वहां से भारत की गुलामी की एक नींव पड़ी। पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था। यह बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था, और वास्को डिगामा को ईसाईयत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था। और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे यह पता चलता है?
सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है सन 1492 का। और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है वो पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट है, पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। वो 1492 का जो दस्तावेज है वो कहता क्या है? 1492 के दस्तावेज में दो बातें हैं जो समझने की हैं। पहली बात यह है कि उस जमाने में जो ईसाईयत का धर्मगुरु होता था, जो पोप होता था, उसने एक आदेश जारी किया सारी दुनिया में। और वो आदेश क्या जारी किया? 1492 में ईसाईयत के धर्मगुरु पोप द्वारा जो आदेश जारी किया वो पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। उस आदेश में उसने ये कहा कि 1492 के बाद सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। दुनिया का एक हिस्सा होगा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा होगा पश्चिमी हिस्सा। तो दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाली लोग करेंगे और दुनिया के पश्चिमी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और लूटने का काम स्पेन के लोग करेंगे। उस जमाने में यूरोप में दो ही देशों की बड़ी शक्ति होती थी, या तो स्पेन एक शक्तिशाली देश था या फिर पुर्तगाल एक दूसरा शक्तिशाली देश था। तो पोप ने यह जो आदेश जारी किया, उस आदेश के बाद पुर्तगाली लोग दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए निकले और उन्हीं लोगों ने वास्को डिगामा के माध्यम से हिंदुस्तान में ईसाईयत का प्रचार और हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू किया। तो उस आदेश के बाद, पोप के आदेश के बाद वास्को डिगामा भारत में आया हमको लूटने के लिए और ईसाई बनाने के लिए, और कोलंबस अमेरिका गया अमेरिका को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए। अमेरिका की जो मूल प्रजा थी, उस मूल प्रजा का नाम था रेड इंडियन। उस मूल प्रजा को मार पीट कर ईसाई बनाने का काम कोलंबस ने शुरू किया और स्पेन के लोगों ने धीरे धीरे करके अमेरिका के काफी रेड इंडियन को ईसाई बना दिया और जो बच गए रेड इंडियन उनको उन्होंने गुलाम बना लिया। ऐसा ही काम वास्को डिगामा ने हमारे देश में शुरू करवाया। तो मैं जो कहता हूं वो ये कि 500 साल पहले एक गुलामी की शुरुआत इस देश में हुई और वो गुलामी की नींव डाली वास्को डिगामा ने पूर्वी भारत में, माने पूर्वी दुनिया के हिस्से में, भारत जिसका एक अंग है, और पश्चिमी हिस्से में कोलंबस ने। और वो गुलामी चलती रही। पुर्तगालियों ने इस देश में गोवा नाम के राज्य पर करीब 450 साल तक शासन किया। गोवा जो हमारे देश का हिस्सा है वो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। और जहां हम लोग बैठे हैं, दमन और द्वीप, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 451 साल ये पूरा का पूरा इलाका पुर्तगालियों का गुलाम रहा। बाकी का हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में आजाद हो पाया पुर्तगालियों की गुलामी से। दमन और द्वीप की भी यही हालत हुई। तो हमारे ऊपर एक गुलामी लदी वास्को डिगामा के आने से, और वो गुलामी लगभग 450 साल चली। और वो जो 450 साल की गुलामी थी उसमें देश का हर तरफ से पतन हुआ। पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा। उसके बाद इस देश में फ्रांसीसी घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। फिर उसके बाद इस देश में डच लोग घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद इस देश में अमेरिकन और अमेरिकनों की मदद से ब्रिटिशर्स घुसे, उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की। और इस तरह से लगभग 1498 से लूट की एक नई शुरुआत इस देश में शुरू हो गई। 1498 के पहले भी यह देश लूटा और मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौर में महमूद गजनवी जैसे लोग आए, उसके पहले मोहम्मद गौरी जैसे लोग आए, और वो लोग भी इस देश को लूटते रहे और यहां की संपत्ति ले जाते रहे। तो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी से इस देश की लूट के इतिहास का एक सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ लूट है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के विनाश की बात है। तो ये जो पिछले 1000 साल से लूट चल रही है वो 1492 के पहले एक तरह के लोगों द्वारा चलाई गई और 1492 के बाद यूरोप के लोगों द्वारा चलाई गई।
1492 के पहले जो नॉन क्रिश्चियन जनता थी, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया। और 1492 के बाद ये क्रिश्चियन लोग घुस गए, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया। सबसे ज्यादा बर्बादी हिंदुस्तान में आई पुर्तगालियों के कारण और अंग्रेजों के कारण। और अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की, दुर्भाग्य से वो व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है। और मैं जब ये कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल, तो उसमें वही मुख्य बात है। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के पहले फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों के पहले डच ने, और डच लोगों के पहले पुर्तगालियों ने भारत में लूट की जो व्यवस्था कायम की थी, वही लूट की व्यवस्था आज भी चल रही है। और उसके मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए क्या किया, उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं मेरी बात कहूं। सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है, लंदन की पार्लियामेंट का। लंदन में उस जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स चलता था, उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में एक बहस शुरू हुई। क्या बहस शुरू हुई? बहस का टाइटल यह था, हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। लंदन में अंग्रेज लोग अपने पार्लियामेंट में बैठकर, वहां के बड़े बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में कि हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए। और इस बहस को जो चलाने वाला सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता माना जाता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। तो विलियम विल्बरफोर्स भाषण दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कह रहा था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो ईसाई बनाने का तरीका क्या होगा? तो उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में बहस चलाई, उस बहस में से उन्होंने 3 बातें तय की और एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया? प्रस्ताव यह पारित किया कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देना है, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देना है। और जब हिंदुस्तान क्रिश्चियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनेगा कैसे? इस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हुई और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज मैं छापने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तय किया है? उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा। तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी, तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे। तो वो तय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना है, और जब यह देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा, उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना, और फिर राजनीतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना, और सांस्कृतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपनी तमाम कंपनियां हमारे देश में भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों की सैकड़ों कंपनियां आई, और उन कंपनियों ने क्या किया? हमारे देश में अपना धंधा शुरू किया। तो क्या होता था कि अंग्रेजों की कंपनियों का माल बिकता था और हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, और जब हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, तो हमारे देश के लोग अंग्रेजों का माल खरीदने लगे, और अंग्रेजों का माल खरीदकर हमारे देश का पैसा लंदन जाने लगा। और जब अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया, तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए। एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार ना कर सके,
और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच न सके। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी, उसका कुछ माल बिकता था तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब 70 करोड़ पाउंड के बराबर की संपत्ति ले जाती थी। ये 70 करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में, आज से लगभग 200 साल पहले, ये कितनी होती होगी अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो 70 करोड़ में 56 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक पाउंड में इस समय लगभग 56 रुपया बैठता। तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी। अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया, जो सबसे पहला वो था एक्साइज का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पे कर देंगे और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो। तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी, उस पर इनकम टैक्स लगा दो। तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया, फिर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर इनकम टैक्स लगा दिया, फिर अंग्रेजों की सरकार ने 2 टैक्स और लगाए। एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स। हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ। और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, ऑक्ट्रॉय का टैक्स। ये 5-5 टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए। क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने? अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था, 1835-1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33% हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था। तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 व्यापार करता था। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा यह निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। दुर्भाग्य हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए 5-5, ये टैक्स आज आजादी के 50 साल के बाद भी लगे हुए हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया, तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था, वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी यह काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है। और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे, वैसे ही आज हो रहे हैं। आज भी क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशियों को, विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल रही है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने में यह धंधा चलता था
कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट मिलती थी और हिंदुस्तानी व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए जाते थे, वही काम आज चल रहा है कि इस देश में विदेशी कंपनियों को तो खुली छूट है, वो चाहें तो 10 साल तक टैक्स भी ना दें और हिंदुस्तान सरकार उनको टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्पशन करती है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स लगा लगा के उन कंपनियों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकवा रही है। और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? जैसे अंग्रेजों के जमाने में नतीजे निकले थे कि हिंदुस्तानी व्यापार धंधा धीरे धीरे मंदी में फंसा और उसके बाद खलास हो गया, वैसे ही आज हिंदुस्तानी व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई है। यहां अगर कुछ व्यापारी भाई बैठे हों तो वो ये बात जानते हैं कि पिछले 40 साल में जितनी भयंकर मंदी इस साल आई है व्यापार में, उद्योग में, उतनी भयंकर मंदी कभी नहीं आई इस देश में। ये जो भयंकर मंदी चल रही है इस देश में आजकल, वो भयंकर मंदी उन नीतियों का परिणाम है जो अंग्रेजों के जमाने में लागू की गई थी और आज भी चल रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम अभी भी शायद पूरी तरह से आजाद नहीं है। मेरे मन में दुख इस बात का है कि जो कानून अंग्रेजों के जमाने में चलते थे, जिस तरह से चलते थे, वही कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था, उसी तरह से आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक दो कुछ और उदाहरण दूं कि अंग्रेजों की सरकार ने एक तरफ आर्थिक व्यवस्था बर्बाद की इस देश की और दूसरी तरफ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए। अंग्रेजों का यह मानना था, एक अंग्रेज ऑफिसर इस देश में आया था, उसका नाम था डलहौजी, और डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि हिंदुस्तान के गांव की व्यवस्था को अगर बर्बाद करना है तो हिंदुस्तान के किसानों से जमीन छीनना शुरू करो। और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीन छीन कर अंग्रेजों की सरकार उसको अपनी संपत्ति घोषित करती थी। यह किस आधार पर होता था? अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था 1894 में, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनने के लिए और वो जमीनें अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति घोषित करने के लिए। दुर्भाग्य से 1894 में जो कानून इस देश में बनाया गया वो आजादी के 50 साल में भी चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकारें हमारे देश के गांव के किसानों की जमीनें छीनती थी और गांव वालों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे जमीन के हस्ताक्षर कागजों पर करवा लिए जाते थे, ठीक वैसा ही धंधा आज भी इस देश में चल रहा है। आज क्या चल रहा है? पहले हमारी जमीनें अंग्रेजों की सरकार छीनती थी, अब हमारी जमीनें हमारी सरकारें छीन रही। कानून कौन सा है? 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस जमाने में क्या होता था? अंग्रेजों की सरकारें हमारी जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचती थी और अंग्रेजों की कंपनियों को दे देती थी। आज भी हमारे देश के गांव गांव की जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची जा रही है। सन 1991 से लेकर सन 1997 के जून के महीने तक हिंदुस्तान में 70,000 हेक्टेयर जमीन गांव के किसानों से छीनकर परदेशी कंपनियों को बेच दी गई है। और वो गांव वाले मारे मारे सारे देश में घूम रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं राजीव भाई कुछ करिए, तो मैं पूछता हूं क्या हो गया, तो कहते हैं हमारी जमीन छीन ली सरकार ने। क्या किया उस जमीन का? परदेशी कंपनी को बेच दिया। तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पर कि जो काम अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम अब हमारी सरकार कर रही है। जो कानून अंग्रेजों की सरकार चलाती थी लैंड एक्विजिशन का, वही कानून इस देश में आज भी चल रहा। और हम कैसे माने कि यह देश में आजादी आई है और आजादी के 50 साल पूरे हुए? ऐसे ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जंगलों को बर्बाद करने के लिए एक कानून बनाया था सन 1865 में। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगलों पर कब्जा करना था और हिंदुस्तान के जंगलों में जो संपत्ति छुपी हुई थी उस संपत्ति की लूट करनी थी। हमारे देश के जो जंगल हैं उन जंगलों में सोने की खदानें हैं, चांदी की खदानें हैं, कोलसा की खदानें हैं,
तमाम तरह की बेशकीमती धातुएं वहां मिलती हैं, तो हमारे देश के जंगल तो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि उन जंगलों को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से छीनकर जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। 1865 के पहले क्या होता था? 1865 के पहले जो जंगल होते थे वो भारतीय समाज में गांव जो होता था, गांव पंचायत जो होती थी, उसकी संपत्ति माने जाते थे। लेकिन 1865 के उस कानून